एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी दिया है, इसीलिए उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। F.W. Taylor was an American who started his career as a machinist by profession। वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, बट उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ मशीनिस्ट। वो अपने काम में इतने ज़्यादा एफिशिएंट थे जिसकी वजह से उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर भी कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने ऑब्ज़र्व करके कंपनी में जहाँ वो काम करते थे वहाँ पर ऑब्ज़र्वेशन के बेसिस पर, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर साइंटिफिक डेटा कलेक्ट किया और उस डेटा के बेसिस पर उन्होंने थियोरी और प्रिंसिपल्स बनाए साइंटिफिक मैनेजमेंट के। इसीलिए उनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट? अब साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू मीन्स मैनेजमेंट wants man to do exactly and seeing it that they do it in the best and cheapest manner। इसका मतलब F.W. टेलर जी कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट वो होता है जहाँ पर टॉप लेवल, मिडल लेवल जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजर होता है कंपनी का, वो जो भी चाहता है कि उनके एम्प्लॉइज़ काम करें और उसको काम दिया जाए, एम्प्लॉइज़ को काम दिया जाए और उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाए कि वो अपना काम किस तरीके से करते हैं, और ये देखा जाए, मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये देखे कि उनका एम्प्लॉई उस काम को करने के लिए बेस्ट तरीका अपनाता है कि नहीं। अगर वो बेस्ट तरीका अपनाता है इसका मतलब वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। तो F.W. टेलर जी कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट, इंक्लूड करता है कि ये जानकारी कि उसका जो मैनेजमेंट, जो सुपीरियर है, जो मैनेजर है कंपनी का, वो अपने एम्प्लॉइज़ से जो काम करवाना चाहता है उस काम को साइंटिफिकली तरीके से, एक पर्टिकुलर टेक्निक से बेस्ट तरीके से करवा के ले रहा है कि नहीं, इसी को कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। Now we'll start with the principles of scientific management। Scientific management के principles क्या है? There are 6 principles of scientific management। The first one is science, not rule of thumb। F.W. टेलर जी कहते हैं कि साइंस होना चाहिए, किसी भी काम को करने के पीछे साइंस होना चाहिए, न कि नॉट रूल ऑफ थंब। अब रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब मीन्स विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन एग्जैक्ट कैलकुलेशन, जिसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं हो, जिसको जो समझ में आए अपने तरीके से काम किया जा रहा है। कोई एक एम्प्लॉई 1 घंटे में 10 प्रोडक्ट बना रहा है और कोई एक एम्प्लॉई 1 ही घंटे में 50 प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस है, काम करने की क्षमता अलग अलग है, तो वहाँ पर कोई साइंस नहीं है। वहाँ पर तो मनमौजी काम कर रहा है वर्कर, अपने हिसाब से रेस्ट लेकर के कर रहा है, यहाँ पर कोई एफिशिएंसी नहीं है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में F.W. टेलर जी कहते हैं कि हर काम में साइंस होना चाहिए, न कि नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जहाँ पर मनमानी नहीं होना चाहिए, मनमानी जहाँ पर कोई नंबर्स ना हो कि हाँ 1 घंटे में इतना काम होना ही चाहिए, ऐसा कोई रूल ही ना हो, बिना रूल के काम किया जाए। तो F.W. टेलर जी कहते हैं हर काम के पीछे साइंस होना चाहिए, न कि नॉट रूल ऑफ थंब, मनमानी नहीं होनी चाहिए। जिसका मतलब ये है कि हर एक छोटे काम में, यहाँ पर लिखा गया है, मैंने लिखा है कि एवरी स्मॉल वर्क, सारे छोटे से छोटा काम अगर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, उस छोटे से काम को भी करने के लिए एम्प्लॉयज़ को साइंटिफिक मेथड यूज़ करना चाहिए। अब साइंटिफिक मेथड होता क्या है? साइंटिफिक मेथड ये होता है जहाँ पर वन पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए उतना टाइम लगना चाहिए, वो डिसाइडेड होना चाहिए, डिसाइड करके रखना चाहिए मैनेजर को। तो मैनेजर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द टास्क टू द एम्प्लॉयज़ ऑन द बेस्ड ऑन द टाइम एंड
क्वांटिटी, 1 घंटे में कितना क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहिए एम्प्लॉय के द्वारा। ये टास्क देते समय ही बता देना चाहिए मैनेजर को कि तुमको 1 घंटे में इतना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। तो जहाँ पर साइंस है, यहाँ पर हर काम को करवाने के लिए मैनेजर साइंस यूज़ कर रहा है, न कि नॉट रूल ऑफ थंब। साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी स्मॉल वर्क, एक एक छोटे छोटे से काम के लिए भी साइंटिफिक मेथड यूज़ होना चाहिए, जहाँ पर टाइम और आउटपुट कितना आना चाहिए वो बताना चाहिए मैनेजर को। सेलेक्टिंग बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग ए जॉब, एक काम को करने का एक बेस्ट तरीका क्या है, किस तरीके से काम किया जाए कि आउटपुट आ जाए। जो मैनेजर का टारगेट है कि 1 आवर में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस होना चाहिए, वो आउटपुट आ जाए, उस काम को किस तरीके से करना चाहिए वो टेक्निक भी मैनेजर को बताना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को। स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड आउटपुट, वो कौन प्लान करेगा मैनेजर। तो मैनेजर मस्ट प्लान कि उसको कितना टाइम में कितना आउटपुट अपने एम्प्लॉयज़ के द्वारा चाहिए, और उस आउटपुट उस टाइम को देते समय उसको टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, किस टेक्निक से कंप्लीट करना है, किस तरीके से कंप्लीट करना है, वो भी समझा देना चाहिए, जिससे हेल्प्स इन सेविंग टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी, जिससे एम्प्लॉय जो है अपना काम अच्छे से करेगा बिना टाइम वेस्ट किए, और अपनी एनर्जी भी वेस्ट नहीं करेगा। वो सही समय पर सही काम करके अपने एम्प्लॉयर को दे देगा, टास्क कंप्लीट करके टारगेट अचीव करके अपने एम्प्लॉयर को दे देगा। एम्प्लॉयर मीन्स मैनेजर। तो हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस मतलब हर काम को करने के लिए साइंस होता है। साइंस होता है मीन्स एग्जैक्ट नंबर्स में हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर साइंस जब कहते हैं मतलब एग्जैक्ट रेशो दे सकते हैं कि 1 आवर में 50 यूनिट्स, 1 आवर में 12 यूनिट्स। तो एक पर्टिकुलर नंबर्स के साथ जब मैनेजर बात करता है तो उससे हम बोलते हैं कि यहाँ पर साइंस यूज़ हो रहा है, न कि रूल ऑफ थंब यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी जहाँ पर हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिल कर के काम करते हैं उसको बोलते हैं हार्मोनी। जहाँ पर लोग मिल कर के काम करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने में हेल्प करते हैं। नॉट डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मीन्स झगड़ा नहीं होना चाहिए। झगड़ा डिस्प्यूट्स, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिस्प्यूट्स, जहाँ पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर मिल कर के काम करना चाहिए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट तभी अचीव हो सकता है जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, एक अच्छा सामंजस्य हो। तो इसके लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को मिल कर के काम करके ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने में हेल्प करना चाहिए। तो हार्मोनी बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट, दोनों के बीच में एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छा सामंजस्य होना चाहिए। रिड्यूसेस द वेस्टेजेस, और डिज़ायर्ड गोल्स जो भी होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी ऑब्जेक्टिव है, टारगेट जो भी है, जो भी मिशन है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो आसानी से अचीव हो सकता है जब सब लोग मिल कर के काम करेंगे, जहाँ पर सामंजस्य हो, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन हो। और अगर वहाँ पर झगड़ा ही होता रहेगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को अचीव कर सके। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हार्मोनी बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। हार्मोनी मीन्स कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन या गुड रिलेशन, अच्छा रिलेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में। अगर एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में अच्छा रिलेशन है तो टारगेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ईजिली अचीव्ड बाय द मैनेजर्स, और जिसकी वजह से काम अच्छे से होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी तो वेस्टेजेस कम हो जाएंगे और टारगेट अचीव हो पाएगा, डिज़ायर्ड गोल्स अचीव हो पाएगा। मिनिमाइजिंग कन्फ्लिक्ट्स, झगड़े ही नहीं होंगे अगर सबके बीच में अच्छा सामंजस्य है, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है, मैनेजर, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में अच्छा रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ का अच्छा रिलेशनशिप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झगड़े नहीं है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ is very much possible. Now next heading is mental revolution. Now mental revolution क्या है? Change in the attitude of employees and management. यहाँ पर बोल रहे हैं, FW टेलर जी बोल रहे हैं कि लोगों का मेंटल जो सोचने का तरीका है उसको चेंज करना पड़ेगा।
ये नहीं सोचना है कि एम्प्लॉई ही सारा काम कर रहा है, एम्प्लॉयर नहीं कर रहा है। सबका अपना अपना काम होता है। एम्प्लॉयर प्लान करता है और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम एम्प्लॉयज़ करता है। तो चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट, एक दूसरे को फुल कोऑपरेट करें। एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो ही टारगेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अचीव हो पाएगा, जिससे इंक्रीज़ होगा प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर सब एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें, जैसे हम कभी भी किसी दूसरे का काम ज़्यादा आसान समझते हैं, अपना काम ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझते हैं। हमको क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हम उसके जगह पर जा कर के वो काम नहीं कर रहे हैं और वो सामने वाला भी सोचता है कि हम बैठे हैं और वही काम कर रहा है। तो ये दोनों जन एक दूसरे के जगह को ज़्यादा कंफर्टेबल देख रहे हैं, कंफर्टेबल तरीके से देख रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। सबका काम अपने जगह पर इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेंटल रिवोल्यूशन, मेंटालिटी चेंज करनी होगी। मैनेजमेंट को अपनी मेंटालिटी चेंज करनी होगी, एम्प्लॉयज़ को अपनी मेंटालिटी चेंज करनी होगी। एम्प्लॉयज़ को सोचना चाहिए कि टॉप लेवल पर जो बैठ करके प्लान कर रहा है, प्लान भी करना बहुत आसान टास्क नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। बिना प्लानिंग, बिना अच्छे प्लान के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो सबका अपना अपना रोल होता है और सारे लोग अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर मेंटल रिवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। FW टेलर जी कहते हैं कि सबको एक दूसरे के काम को सम्मान देना चाहिए, इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ पॉसिबल है। अगर सब एक दूसरे की ऐसे भी बोल सकते हैं कि सब एक दूसरे का बुराई करे या एक दूसरे को आगे बढ़ने ना देना चाहे, तो उससे क्या होगा? ग्रोथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसे हम बोलते हैं मेंटल रिवोल्यूशन टेक्निक। नेक्स्ट वन इज़ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। इसका मतलब कि सबको एक दूसरे के साथ अच्छे से रह कर के ही काम करना चाहिए। एम्प्लॉयर एंड एन एम्प्लॉई आर टू पिलर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये दो पिलर है, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉई भी। अगर एम्प्लॉई सोचे कि मेरे बिना काम नहीं चल सकता है तो ऐसा भी नहीं है, एम्प्लॉयर सोचे कि मेरे बिना काम नहीं चल सकता है तो ऐसा भी नहीं है। दोनों जन को एक दूसरे के साथ मिल कर के टारगेट अचीव करना है, दोनों जन को एक दूसरे का हाथ पकड़ कर के ही चलना है। अगर एम्प्लॉयर ही है और एम्प्लॉई नहीं है कंपनी में तो कौन काम करेगा? अगर एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर नहीं है, सही बॉस नहीं है, सही मैनेजर नहीं है, तो कौन काम करवा के लेगा? इसीलिए कहा जाता है कि दोनों जने का अपना अपना एक इम्पॉर्टेंस है अपने अपने जगह पर। तो सबको कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, न कि इंडिविजुअलाइजेशन होना चाहिए। एक इंडिविजुअल पर्सन अपने बारे में ही सिर्फ नहीं सोचना चाहिए। हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट मतलब मैंने जो अभी लास्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में कहा कि जहाँ पर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए। अगर झगड़ा नहीं होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा तो वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा। अगर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करना पसंद कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ बहुत आसानी से हो सकता है। बट अगर सब एक दूसरे का टांग खींचने के पीछे पड़ गए तो वहाँ पर ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल। सब एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, सब एक दूसरे को पीछे करना चाहे, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं पॉसिबल है। तो FW टेलर जी कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ इज़ पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द कॉपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के सब एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करेंगे तो ही एक काम को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। बट अगर सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे को नीचे दिखाने में रह जाए तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल। सब अगर अपने बारे में ही सोचने लगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हेडिंग इज़ डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जब यहाँ पर मैंने लिखा है कि डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ इक्वल टू डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी को भी हम काम दे रहे हैं तो उस काम को करने के लिए अगर हम स्पेशलाइज्ड पर्सन को हायर करते, जैसे स्पेशलाइज्ड पर्सन मतलब अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर किसी एम्प्लॉय को हायर करना है तो हम फाइनेंस रिलेटेड जिसके पास डिग्री होगी अगर उसको हायर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा। तो डिवीज़न ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो हम स्पेशलाइज्ड पर्सन को ही काम अलॉट करें
और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, तो वो पर्सन क्या करेगा, वो काम अच्छी तरीके से करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है उस पर्टिकुलर टास्क में, वो पर्टिकुलर काम को करने में स्पेशलिस्ट है। अगर वो उस पर्टिकुलर काम को अच्छे से करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पूरी होगी। बाई चांस अगर मैनेजर ने किसी भी एक ऐसे ही एम्प्लॉय को कोई काम दे दिया जिस काम को करने की जानकारी उसे नहीं है, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है कि ये काम तुमको करके देना है, वो कर पाएगा? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसने कभी ये काम किया ही नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होना चाहिए? एफडब्ल्यू टेलर जी कहते हैं कि किसी भी काम को अगर किसी से करवाना है, एक पर्टिकुलर टास्क को उस आदमी को देना चाहिए, उस एम्प्लॉय को देना चाहिए जिसको उस काम के बारे में पूरी जानकारी हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले सकता है। और इसका तैयारी कौन करेगा कि किसको कौन सा काम देना है? दिस प्लानिंग इज़ डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट। ये प्लानिंग करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडल लेवल मैनेजमेंट कि किससे कौन सा काम करवा के लेना है। और अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स डन बाय द एम्प्लॉयज़। अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ को काम दिया जाता है और उनसे काम करवा के लिया जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स ईजिली अचीव हो पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया जाता है? जो स्पेशलाइज्ड है। स्पेशलाइज्ड किस में हो? अपने वर्क में हो। अगर वो बंदा किसी काम में स्पेशलाइज्ड है तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, तो वो उस टारगेट को अचीव कर पाएगा। तो ये काम देने वाला काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला काम टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडल लेवल मैनेजमेंट करता है। Last heading is development of employer and employee for greater efficiency and maximum prosperity। एफडब्ल्यू टेलर जी कहते हैं कि किसी भी एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का ग्रेटर इफ़िशिएंसी और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी तभी होता है जब उसको हर थोड़े समय में उसको ट्रेनिंग दी जाए, उसके स्किल्स को इंक्रीज़ किया जाए, उसको जो भी नॉलेज है, उसका जो भी स्पेशलाइजेशन है, अगर उस स्पेशलाइजेशन को हमेशा पॉलिश किया जाए, हमेशा इम्प्रूव किया जाए, तो वो ज़्यादा इफ़िशिएंट हो जाएगा। अगर वो ज़्यादा इफ़िशिएंट होगा तो काम को ज़्यादा अच्छी तरीके से करेगा। तो एफडब्ल्यू टेलर जी कहते हैं कि किसी भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए। और अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा तो उसका स्किल्स इंक्रीज़ होगा। स्किल्स मतलब उसकी क्वालिटीज़ इंक्रीज़ होगी, उसके अंदर जो भी गुण है, जो भी क्वालिटीज़ है, वो इंक्रीज़ होगा। और ये इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का ही डेवलपमेंट होगा। और इफ़िशिएंसी किसकी बढ़ेगी? एम्प्लॉई की बढ़ेगी। एम्प्लॉई की बढ़ेगी तो अल्टीमेटली किसकी बढ़ेगी? एम्प्लॉयर की बढ़ेगी। और परफॉर्मेंस किसका बढ़ेगा? परफॉर्मेंस बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई टोटली डिपेंडेड अपॉन द टाइमली गिविंग देम ट्रेनिंग, और इफ़ द एम्प्लॉयज़ आर गेटिंग ट्रेनिंग प्रॉपरली, तो अल्टीमेटली they will be in position to increase their skills. If they will increase their skills efficiency of that employee will increase, and ultimately employer will get the benefit, and the performance of the overall organization increases. overall organization का performance increase हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी एफडब्ल्यू टेलर जी ने दिया है। एफडब्ल्यू टेलर जी कहते हैं उनके जो प्रिंसिपल्स है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मतलब कोई भी बिना नंबर वाला काम नहीं करना है, हर काम के पीछे साइंस होना चाहिए। साइंस करते समय साइंस के बेसिस पर ही काम करवा के अपने एम्प्लॉयज़ से लेना चाहिए। और ये इसका पूरा प्लानिंग मैनेजर करेगा, और मैनेजर प्लान करेगा कि कितने टाइम में कितना आउटपुट होना चाहिए, जिससे टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी बचेगी। हारमोनी, सेकंड पॉइंट, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब सामंजस्य होना चाहिए एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में। सबके सारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सबके बीच में अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए। अगर सबका अच्छा रिलेशनशिप है तो टारगेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ईजिली अचीव्ड।
नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों की ही ज़रूरत होती है, तो दोनों को ही एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ फुल कोऑपरेशन से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। नेक्स्ट फोर्थ प्रिंसिपल इज़ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। इट मीन्स एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर टू पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों ही मतलब एक गाड़ी के पहिए हैं ये, तो उनको एक दूसरे के भरोसे ही काम करना है, एक दूसरे को साथ में लेकर के ही काम करना है। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक जने को हटा दो तो दूसरे जने काम पूरा संभाल लेंगे, नहीं। एम्प्लॉयर का काम एम्प्लॉयर ही कर सकता है, एम्प्लॉय का काम एम्प्लॉय कर सकता है, और वहाँ पर हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क काम उसी को देना चाहिए जो स्पेशलाइज्ड हो, तो वो स्पेशलाइज्ड पर्सन काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लेकर के टारगेट अचीव कर पाएगा। और इसका प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई फॉर ग्रेटर इफ़िशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई को प्रॉपरली ट्रेनिंग, टाइमली ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे वो अपने टास्क को कंप्लीट कर पाए और उनकी इफ़िशिएंसी बढ़े। उनकी इफ़िशिएंसी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और कमेंट्स दे अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।